एफरेस्ट में 22 में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मेडिसिन दो फॉर्म में एक्ट कर सकती है, मतलब टू मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है। एक होता है सिम्टम सिमुलेटिव बेसिस पे, एक हो सकता है अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे, जो कि हमारा क्या एंटीपैथी है। तो ये जो टू मोड ऑफ ट्रीटमेंट है ये हम लोग दोबारा कहाँ पढ़ेंगे? एफोर्जन नंबर 52 में, ठीक है, 22 एंड 52 में, मतलब वहां से फिर से इस बात की चर्चा होगी, वहां दोबारा डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हम लोग 22 में पढ़ते क्या है? तो 22 में हनुमान सर कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं, या तो जो हमारी मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन के अंदर जो एक्शन होना चाहिए दो तरीके के होने चाहिए, या तो वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे या तो फिर वो अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। तो अगर अपोजिट सिम्टम जो प्रोड्यूस करती है वो एंटीपैथी कहलाती है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट एफोर्जन नंबर 23 में, एंड एफोर्जन नंबर 56 में दोबारा पढ़ेंगे इस चीज को। और होम्योपैथी जो सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट है, ये तो हम लोग पूरी की पूरी कहानी पढ़ते ही हैं, पूरी होम्योपैथी इस पे बेस है। फिर हमारा हनीमैन सर कहते हैं इसके फुटनोट में इन दोनों के अलावा एक तीसरा प्रोसीजर भी होता है मेडिसिन देने का, जिसमें कोई सिद्धांत ही नहीं होता। वो क्या है? वो सिम्टम्स, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, उसको हनीमैन सर एलोपैथी बोलते हैं। तो अगर एलोपैथी को अच्छे से समझना हो, इससे एग्जाम्पल हमें समझने हो, तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हम लोगों का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि 22-23 पेज का है लगभग। तो उसमें जब हर चीज पढ़ेंगे तो हमें वहां से जर्नी समझ में आने शुरू होती है कि हनीमैन सर किस चीज की बात कर रहे हैं। बाकी एफोर्जन 22 में दो पॉइंट मेन है किस चीज का। एक तो ये कि हमारी मेडिसिन के अंदर या सिमिलर सिम्टम या फिर अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। बाकी इस चीज को और समझते हैं तो एक कहानी और समझ लेते हैं कि हनीमैन सर ने डायरेक्ट नहीं बताया सिर्फ दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। तो हनीमैन सर ने 22 एफोर्जन का आखिरी दो लाइन में जो बोला कि सिमिलर सिम्टम या अपोजिट सिम्टम के बेसिस ट्रीटमेंट होना चाहिए, हनीमैन सर सबसे पहले नहीं बताया था ये चीज। सबसे पहले इस चीज को किसने कोट किया था? हिप्पोक्रेट्स सर ने कोट किया था। उन्होंने बताया था सिर्फ दो तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के, एक होता है सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे, एक होता है कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस। बट कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस इतना फेमस हो गया जिसे गैलेन सर ने क्या किया था? प्रोपेगेट किया था, ठीक है। हम लोग कहते भले हैं कि कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस सबसे पहले गैलेन सर ने दिया था, उन्होंने बताया इस चीज के बारे में, बट उनके भी पहले किसने डिस्कस किया था? हिप्पोक्रेट्स सर ने। तो हिप्पोक्रेट्स सर ने दो चीज बताई, एक सिमिलर सिम्टम, एक अपोजिट। अपोजिट सिम्टम जो था का गैलेन सर ने उसे सबसे ज्यादा प्रोपेगेट किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोलते हैं, जिसका एक सिद्धांत होता है। और सिद्धांत क्या है? बॉडी जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रही हो, हमारी मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो उसका एग्जैक्ट अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। हिप्पोक्रेट्स ने दूसरा सिस्टम बताया, वो क्या था? सिमिलिया के बेसिस पे, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे देनी चाहिए, जिसे पैरासिलस सर ने सबसे पहले डिस्कस किया। उसके बाद हनीमैन सर ने उसको सबसे अच्छे से प्रूव किया, उसको समझा। हनीमैन सर क्या कहते थे या फिर सिमिलियर सिमिलबस क्या कहता है? उसका सिद्धांत होता है सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर, जिसमें क्या होता है? बॉडी जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हो, हमारी मेडिसिन के अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए जो सेम सिम्टम प्रोड्यूस करे। अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें क्या था? एंटीपैथी में एग्जैक्ट अपोजिट। तो जैसे किसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो एंटीपैथी में ऐसी मेडिसिन देंगे जिसके अंदर कैसी पावर हो? एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराने की पावर। नहीं है समझ में? हमारी जीआईटी में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, उसकी अपोजिट एक्ट करने वाली दवा हमारी क्या होगी? एंटीपैथी होगी। और होम्योपैथी क्या होती है? होम्योपैथिक सिद्धांत क्या होता है? सिमिलियर सिमिलबस। तो बॉडी में जैसे ऐसी मेडिसिन जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा रही है, हमारी बॉडी जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो हमारी मेडिसिन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को और इंक्रीज करे। ये हमारा सिमिलियर सिमिलबस है, ये हमारा क्या है? कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस है, ठीक है, एंटीपैथी एंड होम्योपैथी। बस फिर आती है तीसरी, जो कि हमारी क्या है, जिसे हनीमैन सर एलोपैथी बोलते थे। वो क्या था? उसका मेडिसिन वो कहाँ पे एक्ट करेगी? वो सीधा हमारे नर्व पे एक्ट करेगी, जो कि ना तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करा रही है ना तो डिक्रीज करा रही है। वो क्या कर रही है? मान लो हमारे किसी और ऑर्गन पे एक्ट कर रही है,
ठीक है, वो लीवर पे एक्ट कर रही है, कहीं और पे एक्ट करके वो जो सिम्टम हम ठीक कराना चाहते हैं तो उस पे एक्शन चल रहा, तो वो हमारा क्या था, एलोपैथी। ना तो वो एंटी पैरासिटिक मूवमेंट करा रही थी, ना तो वो पैरासिटिक मूवमेंट करा रही थी, उसका मोड ऑफ एक्शन ही तीसरा था, उसकी पैथोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं था। वो हमारा क्या है, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि हम लोग 22 एफोरिज्म के फुटनोट में पढ़ते हैं। तो एलोपैथी टर्म सबसे पहले हनीमैन सर ने यूज किया था, और हिप्पोक्रेट्स सर ने दोनों मेथड बताए थे। कौन कौन से, सिमिलिया सिमिलिस को भी बताया था और कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस को भी बताया था। और हिप्पोक्रेट्स सर खुद सिंगल डोज प्रिस्क्रिप्शन करते थे, सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन भी हिप्पोक्रेट्स सर करते थे, बट उनको किसी ने फॉलो नहीं किया, सबने अपनी सुविधा के हिसाब से हर चीज़ शुरू कर दी। वो हम लोग आजकल देख रहे हैं अपने मॉडर्न मेडिसिन के नाम से, एलोपैथी, मिक्सोपैथी, दुनिया भर की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है, जहाँ पर क्या कोई लेना देना ही नहीं था, पेशेंट डिजीज को लेकर कुछ और आएगा और दवा उसके एंटीसाइकोटिक एंटीसिप्लिक कुछ भी स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद पता लगा कि 2 महीने 6 महीने साल भर बाद उसका रीनल फेल्योर हो गया। रीनल फेल्योर हो गया तो पेशेंट का रीनल फेल्योर का ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो ओरिजिनल बीमारी लेकर आया तो उसके सिम्टम खत्म हो गए, वो डिजीज ठीक ही नहीं हुई, डिजीज से सफर करते करते पेशेंट और ग्रीवियस डिजीज लेकर आ गया। ये हमें किसमें देखने को मिलता है, एलोपैथी में देखने को मिलता है। तो हम लोग जो 22 एफोरिज्म का फुटनोट है एलोपैथी के बारे में है, हनीमैन सर बताती हैं तीसरा प्रोसीजर है मेडिसिन को देने का, जिसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, उसका पैथोलॉजी कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो वो बॉडी के जैसे सिम्टम है उसके अपोजिट एक्ट करने वाली दवा है, और ना ऐसी दवा है जो कि क्या हो, सेम सिम्टम पैदा करे। ये एक तीसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे हनीमैन सर एलोपैथी कहते हैं। और एलोपैथी वाले एक चीज और करते थे, हम समझ लेते फिर रेडी लगाएंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। एलोपैथी में एक चीज और होती थी, वो एक्सप्लेनेशन क्या देते थे, जैसे ब्लड लेटिंग करते थे, वो बॉडी से हमारे ब्लड निकाल देते थे। मान लो किसी को फीवर आया तो उनका ये मानना था कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, अगर इस मटेरियल कॉज को हटा दे तो हमारा ये जो वाइटल प्रिंसिपल है एनर्जी, ये खुद को ठीक कर ले जाएगा। ये कैसा मानना था, उनका मानना था, एक एलोपैथिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर बॉडी से मटेरियल पिकेंस निकाल लें तो हमारी बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, वाइटल प्रिंसिपल उसको खुद से ठीक कर ले जाएगा, ये उनका मानना था। बट हम लोग पढ़ते हैं कि वाइटल प्रिंसिपल जो पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऑटोक्रेसी होती है उसके अंदर, अनबाउंडेड स्वयं वर्कर, जो उनके बारे की चीज पढ़ते थे। तो उनका ये मानना था कि एलोपैथी वालों का कि अगर हम कॉज हटा दें तो पेशेंट क्या हो जाएगा, खुद को रिकवर कर लेगा, मतलब पेशेंट बोलो वाइटल एनर्जी खुद को रिकवर कर ले। बट इसी में हनीमैन सर कहते हैं, इसी फुटनोट में, लेकिन जैसा उनका मानना था ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर वाइटल एनर्जी खुद को डिजीज कंडीशन से बचा लेती तो बॉडी कभी डिजीज होने ही ना देती वाइटल प्रिंसिपल, अगर उसके अंदर ये पावर होती खुद को डिजीज होने ही ना दे कभी, तो कभी वो डिजीज को होने ही ना देती। तो हम लोग इसमें लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर ये एबिलिटी होती है हमारे वाइटल एनर्जी के अंदर, जो कि क्या करे, खुद का डिफेंस कर ले, तो वो कभी डिजीज पैदा ही नहीं करे, होने देगी। ये लाइन पढ़ेंगे, इसीलिए इसी में हम लोग पढ़ते हैं अनइंटेलिजेंट वाइटल प्रिंसिपल, कि हमारा वाइटल प्रिंसिपल कैसा है, अनइंटेलिजेंट है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिजीज बिसाइड दीज टू, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, द एलोपैथिक मेथड, कि अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन बिसाइड दीज टू, एक सिमिलियर सिमिलबस जो कि क्या था, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे हो गई दवा देना, दूसरा अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे हो गई दवा देना। इन दोनों को छोड़कर जो अदर पॉसिबल मेथड है मेडिसिन को देने का, वो हमारा क्या है, एलोपैथिक मेथड है, जिसके अंदर इन विच मेडिसिन आर गिवन whose symptom has no direct pathology relation to the morbid state, जिसका कोई पैथोलॉजी से रिलेशन ही नहीं होता। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, आर नाइदर सिमिलर नॉर अपोजिट, ना तो ये सिमिलर होते हैं ना तो ये अपोजिट होते हैं, बट क्वाइट हेट्रोजीनस टू द सिम्टम ऑफ डिजीज, जो डिजीज का सिम्टम होता है उससे हेट्रोजीनस होता है, उनसे अलग ही होते हैं पूरी तरीके से। आगे,
This procedure play, as I have shown elsewhere, an irresponsible murderous game with the life of the patient by, ये जो मेथड है, जो कि क्या है, हेट्रोजीनियस मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी वाला मर्डरस गेम, ये मर्डर करने वाला गेम है विद द लाइफ ऑफ ए पेशेंट, पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ है ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि क्या है, जिसका पैथोलॉजिस्ट कोई लेना देना ही ना हो, उसके बाद हम दवा को क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आया समझ? तो कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है, इन रिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम विद द लाइफ ऑफ ए पेशेंट, जो पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ है, बाय ए मीन ऑफ डेंजरस वायलेंट मेडिसिन, जिसमें मेडिसिन कैसी होती है, डेंजरस होती हैं और वायलेंट होती हैं, हुज एक्शन इज अननोन, जिसका एक्शन हम जानते ही नहीं है, एंड विच आर चूजन ऑन मेयर कंजक्चर एंड गिवन इन लार्ज एंड फ्रीक्वेंट डोज, जिन मेडिसिन को हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, कंजक्चर के बेसिस पे, कंजक्चर मीनिंग होती है अनुमान, मतलब सिर्फ अनुमान के बेसिस पे दिए जा रहे हैं, एंड गिवन इन लार्ज एंड फ्रीक्वेंट डोज, और ज्यादा फ्रीक्वेंट डोज में हम लोग उस दवा को दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी को डायरिया हो जाए तो हम लोग क्या मान के चलते, हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, सिम्टम सिमिलरिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक एलोपैथिक फिजिशियन क्या करेगा, उसे एंटी फंगल भी देगा, एंटी बैक्टीरियल भी देगा, एंटी एमिटिक भी दे देगा, एंटी परगेटिव भी देगा, लगे हाथ क्या करें, एंटी पैरेटिक, एंटी पैरासिटिक भी दे देगा, तो वो सारे मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या है, वायलेंट डोज हो गई, ज्यादा डोज हो गई, और वो जानते नहीं, सिर्फ कंजक्चर के बेसिस पे दे, अनुमान लगा के दे रहे हैं, अच्छा ये दवा बॉडी के अंदर ऐसे जाएगी तो ऐसे ऐसे काम करेगी, और ये हनीमैन सर आज के समय के हिसाब से नहीं, वो उस समय जिस समय ब्लड लेडिंग, उस समय के हिसाब से सोचो कितनी बड़ी चीज बोल रहे थे, आजकल तो तब भी थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं। आगे अगेन, बाय ए मीन ऑफ पेनफुल ऑपरेशन इंटेंडेड टू लीड द डिजीज टू अदर रीजन, और ये जो एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट का तरीका है, अगेन बाय ए पेनफुल ऑपरेशन, ये जो पेनफुल ऑपरेशन है, इंटेंडेड, ये इरादा रखती हैं कि वो लीड करें डिजीज को ले जाएं किस तरफ, अदर रीजन, दूसरे रीजन में। तो दूसरे रीजन का क्या मतलब हुआ, जैसे किसी को जीआईटी की कंप्लेन हो, हम उसे मेडिसिन देते रहे और मेडिसिन वायलेंटली और बार बार देते रहे, अल्टीमेटली पता लगा उसका रीनल फेल्योर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया हमारे मेडिसिन की वजह से। ठीक है, या फिर जैसे किसी को फीवर आया, हमने दवा दी, उसका इंटरमिटेंसी कुछ गायब कर दिया, बट उसके बाद उसके गाउट की कंप्लेन आने लगी, या फिर उसका यूरिक एसिड बढ़ने लगा, तो ये क्या है, डिजीज को ठीक नहीं कर रहा है, सिर्फ डिजीज को और वायलेंट फॉर्म में दूसरे रीजन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दूसरा रीजन हमारा बॉडी, दूसरा ऑर्गन हो सकता है, दूसरी लेयर हो सकती है इस रिस्पेक्ट में। एंड टेकिंग द स्ट्रेंथ हम वाइटल जूस ऑफ द पेशेंट, और वो क्या करते थे, पेशेंट की स्ट्रेंथ को, उसके वाइटल जूस को निकाल लेते थे थ्रू इवैक्यूएशन अबव एंड बिलो, इवैक्यूएशन करना, खाली करना, निकालना, थ्रू अबव एंड बिलो, अबव मतलब वॉमिटिंग के थ्रू, एंड बिलो मतलब किसके थ्रू, डायरिया या फिर स्टूल के थ्रू। स्वेट और सलाइवेशन, या तो पसीना करवा देते थे या फिर सलाइवेशन, बहुत ज्यादा पसीना करवा देते थे, या फिर मुंह से बहुत ज्यादा लार बनना। ठीक है, बट स्पेशली थ्रू स्क्वांडरिंग द इररिप्लेसेबल ब्लड, स्क्वांडरिंग मतलब होता है वेस्ट करना, लेकिन उनका फेवरेट मेथड क्या था, इररिप्लेसेबल ब्लड, एक ऐसा ब्लड जिसे रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, इररिप्लेसेबल, ऐसे इररिप्लेसेबल ब्लड को वो क्या कर देते, बॉडी से निकाल देते थे, वेस्ट कर देते थे, as is done by the regaining routine practice used blindly and relentlessly, और ये जो तरीका था रिगेनिंग रूटीन प्रैक्टिस, ये डेली रूटीन में प्रैक्टिस हो रहा था, यूज्ड ब्लाइंडली, अंधाधुंध तरीके से, बिना ध्यान दिए हुए, और रिलेंटलेसली, कंटिन्यूअसली इसका यूज हो रहा था, यूजुअली विद द प्रीटेक्स्ट दैट द फिजिशियन शुड इमिटेट, जहां पर क्या फिजिशियन सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे थे, इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, तो फिजिशियन सिर्फ कॉपी कर रहे थे,
and further the sick nature in its effort to help itself। जो हमारी वाइटल एनर्जी तरीका अपनाती थी खुद को ठीक करने का, उससे फिजिशियन क्या कर रहे थे, वो अंधे तरीके से कॉपी कर रहे थे। जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए, मान लो किसी को कोई कंप्लेन आई जिसकी वजह से उसे डायरिया हुई, तो बॉडी ने कंपेल किया कि डायरिया के थ्रू हम इस चीज को ठीक करने की कोशिश करें, और पेशेंट वो क्या करते थे, ऐसी दवा दे देते थे कभी कभी, जो कि क्या करती पेशेंट के लिए हानिकारक हो जाती थी। हेल्प इटसेल्फ विदाउट कंसिडरिंग हाउ इरेशनल इट इज, जहां पे वो कंसीडर भी नहीं करते कि कितना इलॉजिकल तरीका है। इरेशनल, रेशनल मतलब होता है लॉजिकल होना, इरेशनल मतलब इलॉजिकल, तो कितना ही इलॉजिकल तरीका था। टू इमिटेट एंड फर्दर दिस इम्परफेक्ट, जो कि इमिटेशन करना था, कॉपी करना था नेचर को, किस तरीके से, फर्दर दिस वेरी इम्परफेक्ट, जो कि एक इम्परफेक्ट तरीका था, मोस्टली इम्प्रोप्रिएट मोस्टली इम्प्रोप्रिएट एफर्ट ऑफ द इंस्टिंक्टिव अनइंटेलिजेंट वाइटल एनर्जी, जो कि एक इम्परफेक्ट तरीका अपनाया था, इनअप्रोप्रिएट तरीका, एफर्ट था हमारे अनइंटेलिजेंट वाइटल प्रिंसिपल का, उसे वो कॉपी कर रहे थे। विच आर इम्प्लांटेड इन आवर ऑर्गेनिज्म, जो वाइटल प्रिंसिपल हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया गया है। सो लॉन्ग एज इट इज हेल्दी टू कैरी ऑन लाइफ इज ए हार्मोनियस डेवलपमेंट बट नॉट टू हील इटसेल्फ इन डिजीज। ये जो हमारा वाइटल प्रिंसिपल है, हेल्दी स्टेट में ये तो हार्मोनियस फॉर्म में होता है, बॉडी के सेंसेशन फंक्शन को तो मेंटेन रखता है, डेवलपमेंट कराता है, बट नॉट टू हील इटसेल्फ इन डिजीज, बट डिजीज कंडीशन में यही वाइटल प्रिंसिपल खुद को हील नहीं कर सकता। फॉर वेयर इट possess of such a model ability, it would never had allowed to organism to get sick। अगर इसके अंदर ये पावर होती, ये एबिलिटी होती कि वो खुद को डिजीज ही ना होने दे, तो ये कभी भी क्या होता, ऑर्गेनिज्म को सिक ना होने देता। ये वाइटल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बट नॉट टू हील इटसेल्फ इन डिजीज, for were it is possessed of such a model ability, it would never have allowed organism to get sick। तो कभी ये ऑर्गेनिज्म को अलाउ ही ना होने देता कि वो बीमार पड़ जाए। when made ill by noxious agent, जब ये ऑर्गेनिज्म बीमार होता है नॉक्सियस एजेंट से, आवर लाइफ प्रिंसिपल कैन नॉट डू एनीथिंग, हमारा जो वाइटल प्रिंसिपल ये कुछ नहीं कर सकता। एल्स देन एक्सप्रेस इट्स डिप्रेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अपना डिप्रेशन, जो वो बीमार हुआ वो उसे एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, caused by disturbance of the regularity of the its life, by symptom by mean of intelligent physician is asked for aid। और इस सिम्टम के थ्रू हमारा वाइटल प्रिंसिपल बताता है कि हाँ मुझे एड क्या चाहिए, मुझे कैसे हेल्प चाहिए, बाय ए इंटेलिजेंट फिजिशियन, एक इंटेलिजेंट फिजिशियन कैसे मेरी हेल्प कर सकता है, ये सिर्फ वाइटल प्रिंसिपल बताता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, सिम्टम के थ्रू बताता है, बट वो खुद को हील नहीं कर सकता। इफ दिस इज नॉट गिवन इट स्ट्राइव टू सेव बाय इंक्रीजिंग द एलिमेंट, लेकिन अगर वाइटल प्रिंसिपल को एलिमेंट एड ना मिले, उसे हेल्प ना मिले, इट स्ट्राइव टू सेव बाय इंक्रीजिंग द एलिमेंट, तो वो एलिमेंट को बढ़ा देता है, स्पेशली थ्रू वायलेंट इवैक्यूएशन, no matter what this inlaid, often with the largest sacrifice or destruction of life itself। अगर वाइटल प्रिंसिपल को एड ना मिले, उससे हेल्प ना मिले, तो वो क्या करता है, तो वो वायलेंट इवैक्यूएशन करवाने की कोशिश करता है। नो व्हाट मैटर दिस इंटेल, ऑफन ए लार्ज सेक्रीफाइस, लार्जेस्ट सेक्रीफाइस, या फिर यही हमारा वाइटल प्रिंसिपल बॉडी के किसी बड़े पार्ट को क्या कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ कर देता है इटसेल्फ, या फिर खुद को ही खत्म कर लेता है फॉर पर्पस ऑफ क्योर। बट अगर हमें क्योर करना हो, द मॉर्बिडली डिप्रेस्ड वाइटल एनर्जी possess to little ability worthy of imitation all the changes symptom produced by it in the organism or disease itself। ठीक है, what intelligent physician would wait to imitate it with intention to heal if he did not thereby sacrifice his patient। ठीक है, तो हमारा 22 एफर्जम सिर्फ इतना ही है। सॉरी, जो फुटनोट है इसका एलोपैथी के बारे में,
हनीमान सर यहाँ पे बताते हैं ये जो एलोपैथी मेथड है, जो कि इन दो मेथड के अलावा सिमिलिया सिमिलबस है, कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेस्कुलर जो तीसरा मेथड है ट्रीटमेंट का, वो क्या है, एक इनरिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम है, जहाँ पर वो बॉडी के वाइटल फ्लोज को, वाइटल स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और पेशेंट को जो डिजीज की स्टेट थी वो और ज़्यादा दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र हो जाती है। और उनका ये जो मानना होता है कि वो नेचर को कॉपी कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर था, ये हो सकता है अभी जो पहली बार पढ़ रहा हो उसको थोड़ा ना समझ में आए, तो एफोरिज्म 1 से लेके 60 एफोरिज्म तक मिनिमम, या फिर हम कह सकते हैं 70 एफोरिज्म तक, ये जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है कि क्योर कैसे होता है, डिजीज कैसे होती है, नेचर का कॉपी करना कैसे होता है, ये इमिटेशन तो कर रहे हैं एक एलोपैथ फिजिशियन, वो तरीका गलत है। ठीक है, होम्योपैथी भी क्योर कर रहे हैं, सेम तरीका है, सिमिलिया सिमिलर उसको फॉलो कर रहे हैं, हम भी नेचर को कॉपी कर रहे हैं, बट हमारा तरीका से उनका तरीका गलत क्यों है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना है।